नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं मानसून सत्र के रण की। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र और उसका स्वरूप इस बार बदला बदला सा आपको नजर आने वाला है। 3 दिवसीय मानसून सत्र में कुछ नई परंपराओं की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी जानकारी विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने दी है। साथ ही विपक्ष सवालों की एक पूरी पोटली लेकर इस बार बैठा हुआ है। मुद्दों की भरमार है। वहीं सत्ता पक्ष अपनी तैयारी करके बैठा हुआ है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक भी इस बार हर बार की तरह देखने को मिल सकती है, लेकिन क्या कुछ नया रहने वाला है, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही हम ये भी आपको बताएंगे कि सत्ता पक्ष की ओर से कौन कौन से क्योंकि सत्ता पक्ष का यह कहना है कि हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही विपक्ष का यह कहना है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं हमारे पास जिनको लेकर हम सरकार को सदन के अंदर घेरने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये विधानसभा की तैयारी पूरी। सीएम मनोहर लाल करेंगे उद्घाटन। हर साल बचेंगे 5.60 करोड़ रुपए। हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने की घड़ी नजदीक आ गई है। सदन में सभी डिवाइसेस इंस्टॉल हो चुके हैं। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन हरियाणा के डेटा के साथ अपडेट कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता अपनी टीम के साथ दिन रात एक कर इस परियोजना के क्रियान्वयन में जुटे हुए हैं। पिछले साल 25 फरवरी से शुरू हुई ये कोशिश 17 महीने 12 दिन में सिरे चढ़ रहे हैं। अब सिर्फ इंतजार है उद्घाटन सत्र का। ये सत्र 8 अगस्त को अभ्यास सत्र से ठीक पहले सुबह 11 बजे होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल टैब पर टैप कर ई विधानसभा का श्री गणेश करेंगे। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सभी मंत्रियों, विधायकों और अफसरों को निमंत्रण भेजा है। विधानसभा को पेपरलेस करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पिछले 1 साल से अथक प्रयास कर रहे हैं। ऐसे सिरे चढ़ी ई विधानसभा की तैयारी। हरियाणा विधानसभा के डिजिटलाइजेशन के लिए 8.53 करोड़ रुपए की परियोजना मंजूर। 25 फरवरी 2021 को त्रिपक्षीय MOU साइन किया था। 23 दिसंबर को 2021 को हरियाणा विधानसभा की DPR को अप्रूवल मिली। 25 जनवरी 2022 को इस परियोजना के लिए पहली किश्त मिली। 2 फरवरी को नेवा सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। 9 और 10 फरवरी को इस नेवा सेवा केंद्र में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। 2 मार्च को इस परियोजना की दूसरी किश्त मिली। 21 और 22 जुलाई को पंचकुला में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन। प्रशिक्षण के पहले दिन विधायकों और दूसरे दिन नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने ई विधानसभा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। को लेकर के हमने लगभग 2 महीने पहले विधानसभा परिसर के अंदर ही ई सेवा केंद्र की शुरुआत की थी। उसके पश्चात 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की टीम ने आकर के दिया था और उसके पश्चात लगातार, चाहे वो हमारे विधायक हैं, चाहे हमारे नोडल ऑफिसर हैं, चाहे विधानसभा के कर्मचारी अधिकारी हैं, निरंतर विधानसभा के अंदर किस प्रकार से ई विधानसभा हो उसके लिए वो ट्रेनिंग करते रहे। अभी 8 तारीख को ही हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी इस ई विधानसभा की शुरुआत करेंगे। उसके तुरंत पश्चात एक मॉक सेशन जो है ई विधानसभा का
वो हमारे विधायकों के साथ मॉक सेशन होगा और एक पूरी विधानसभा की कार्रवाई कैसे चलनी चाहिए उसके लिए जो हमारे ट्रेनर भी हैं, जो हमारे आईटी की टीम है, वो भी उनके साथ खड़ी होकर के उनको हेल्प करेगी। और उसके लगभग 1 घंटे के पश्चात 2 बजे हमारा जो विधानसभा का सत्र है वो शुरू होगा। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो सभी विधायक हैं इस ई प्रणाली से कन्वर्सेंट हो जाएं। परियोजना से हरियाणा विधानसभा को सालाना करीब 5.60 करोड़ रुपए की बचत होगी। विधायकों के लिए उपयोगी तथ्य या फिर नियमावली समेत अन्य प्रकार की जानकारी डिजिटल माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। सदन में बोलने वाले विधायकों का पूरा विवरण समय गणना के साथ बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। इसके कार्य में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। इस परियोजना से जनता को जनप्रतिनिधियों संपर्क सुगम और सहज हो सकेगा। इसी प्रकार जनप्रतिनिधियों की विधायी कामकाज में भूमिका प्रभावी बन सकेगी। आम नागरिक भी अपने काम की जानकारी सिंगल क्लिक से मिल सकेंगे। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी ये परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। तो मानसून सत्र के इस रण को लेकर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन लोग हमारे साथ हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवीण अत्रे जी हैं, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, सुभाष सप्रा जी जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ बैठे हुए हैं, और इसके साथ ही हमारे संवाददाता रवि कालीरमन भी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन रवि, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ। रवि, मुझे जानकारी दीजिए, बताइए कि ये जो विधानसभा सत्र है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा खास और अलग रहने वाला है। इस विधानसभा सत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या तैयारी है? बिल्कुल अमित, देखिए इस बार का जो विधानसभा सत्र है, मानसून सत्र है, ये काफी अहम रहने वाला है, काफी अलग रहने वाला है। क्योंकि अगर बात की जाए तो इस बार का जो सत्र है वो ई विधानसभा के रूप में जो है शुरू होगा। और कहीं ना कहीं इसके लिए पिछले 1.5 साल से ज्यादा का जो समय है वो लगा। इसमें पूरे जो प्रयास स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हैं उन्होंने किए, और कहीं ना कहीं करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से पूरी जो विधानसभा है वो ई विधानसभा के रूप में सामने आई। हर टेबल पर जो है टैब लगा दिए गए हैं। एक टेबल पर 2 विधायकों की बैठने की जगह है तो 2 टैब लगे। तो उसके साथ साथ पहले की अगर बात की जाए तो पहले एक माइक एक टेबल पे होता था 2 विधायकों के लिए। अब दोनों माइकों की हाइट लंबी करके और कहीं ना कहीं उसके हिसाब से 2 माइक और इंस्टॉल किए गए हैं। तो पूरी जानकारी अगर कोई विधायक चाहता है तो उसको एक ओटीपी दिया जाएगा, एक पासवर्ड दिया जाएगा, एक यूजर नेम दिया जाएगा। उस यूजर नेम के थ्रू से आदमी जो है ये विधानसभा नेवा की जो एप्लीकेशन है उस पर लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद आपके जितने सवाल हैं, स्टार्ट क्वेश्चन हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चन हैं, इसके साथ साथ कौन कौन से प्रस्ताव लगाए गए हैं, वो तमाम चीजों की जानकारी जो है विधायक सिंगल क्लिक के साथ ले सकता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुछ एक समय बाद जो है पिछले 50 साल का जो रिकॉर्ड है विधानसभा का वो भी इस ई नेवा एप्लीकेशन के ऊपर जो है अपलोड कर दिया जाएगा। कोई भी विधायक, कोई भी मेंबर जो विधानसभा का है पिछले 50 साल का रिकॉर्ड निकालना चाहता है, जानना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है तो उसकी जानकारी बहुत इजीली जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रयास, एक पूरा जो इसको जो विधानसभा के रूप में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सालाना 5.5 करोड़ रुपए के पेपर की बचत होने वाली है, और साथ साथ पर्यावरण भी कहीं ना कहीं इस चीज से बचेगा। क्योंकि अगर पेपर चाहिए तो लकड़ी चाहिए तो जंगल कटेंगे। तो इस प्रकार की तमाम जो चीजें हैं वो इस ई एप्लीकेशन के माध्यम से, ई विधानसभा के माध्यम से होने वाली है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। लेकिन वेद प्रकाश जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं सर, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से ई विधानसभा करने की कोशिश की जा रही है और इस दिशा में प्रयास जो है वो लगातार किए जा रहे हैं और अब इसमें काफी हद तक कामयाबी मिल भी गई है, इन सब के बीच मानसून सत्र शुरू हो रहा है 8 अगस्त से। क्या तैयारी है आपकी? विपक्ष की क्या तैयारी है? कौन से वो मुद्दे हैं जिनको आप सदन के अंदर उठाने वाले हैं? अमित जी, जी पहले तो जो ई विधानसभा का प्रयास किया है मैं इसका स्वागत करता हूं। जी, जानकारियां जल्दी मिले, सुलभ मिले विधायकों को, अच्छी बात है।
पर ये प्रयास कितना सफल होगा, कितना असफल रहेगा, ये विधायकों के अनुभव से पता चलेगा। अभी इसमें कुछ कहना जल्दबाजी है। और जहां तक मुद्दों का सवाल है जी, हमने अपने मुद्दे तय कर लिए हैं, हमने नोटिस दे दिए हैं। हम कानून व्यवस्था पर सवाल उठाएंगे, हम अवैध खनन पर सवाल उठाएंगे, हम भ्रष्टाचार पर सवाल उठाएंगे, हम महंगाई पर सवाल उठाएंगे, हम बेरोजगारी पर सवाल उठाएंगे, हम किसानों के मुद्दे उठाएंगे, हम पानी के भराव के मुद्दे उठाएंगे, हम कर्मचारियों के मुद्दे उठाएंगे, हम महिलाओं के मुद्दे उठाएंगे, हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था के मुद्दे उठाएंगे, हम बिजली के भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाएंगे, हम जो बिगड़ी हुई प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसके मुद्दे उठाएंगे। हम प्रदेश के हर वर्ग के और हर क्षेत्र के मुद्दे न केवल उठाने वाले हैं, अपितु हमने विधिवत रूप से विधानसभा में नोटिस भी दे दिए हैं। अब ये सत्तारूढ़ दल के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह हमारे मुद्दों का जवाब देता है और किस तरह विधानसभा अध्यक्ष और सरकार दोनों मिलकर हमें अपने मुद्दे उठाने का मौका देते हैं। बिल्कुल। जितने वो सुगमता से हमको मुद्दे उठाने का मौका देंगे, उतनी अच्छी विधानसभा चलेगी और सरकार का जो विधायी कार्य है वो भी सुगमता से चलेगा। अब ये सब कुछ सरकार पर निर्भर है। ठीक है, लेकिन अत्रे साहब सुन लिया आपने, वेद प्रकाश जी कह रहे हैं कि भाई ई विधानसभा होने जा रही है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन मुद्दे हमारे पास तैयार हैं। एक लंबी फहरिस्त है उनके पास मुद्दों की, भरमार है और गिनाए भी हैं। क्या कहेंगे आप? होने जा रही है, इस बात का स्वागत किया वेद प्रकाश जी ने जी, लेकिन साथ साथ विपक्ष के चरित्र का परिचय देते हुए उसकी सफलता से शंका भी प्रकट कर दी कि प्रयास सफल होगा या नहीं होगा। इस बात के लिए अभी वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। देखिए साहब, जब ई विधानसभा होने जा रही है, पेपरलेस होने जा रही है, टेक्नोलॉजी का यूज होगा, तो वो कामयाब भी होगी, सफल भी होगी। ऐसी कामना वेद प्रकाश जी को करनी चाहिए थी, बजाय कोई नकारात्मक रुख अपनाने के। दूसरा, वेद प्रकाश जी ये कह रहे हैं कि साहब हम सवाल उठाएंगे। वो तो ठीक है, आप सवाल उठाएंगे, लेकिन हमारा कहना ये है कि आप सवाल उठा के भाग नहीं जाएंगे, ये भी सुनिश्चित कीजिएगा। क्योंकि अब तक जिस तरह से विपक्ष का रवैया रहा कि विधानसभा में सवाल तो उठाया, लेकिन जब समय आता है उस सवाल पे चर्चा करने का तो विपक्ष भागने की कोशिश करता है, कभी बायकॉट करता है, अलग अलग तरह के बहाने ढूंढे जाते हैं। तो मेरा विपक्ष से केवल ये कहना है कि अगर आप किसी सवाल को उठाएंगे तो चर्चा के लिए विधानसभा में मौजूद भी रहेंगे, ये बात सुनिश्चित कीजिएगा। क्योंकि हम पूरी तरह से तैयार हैं, जिस भी विषय पे विपक्ष चाहेगा चर्चा करेंगे, उनका कोई भी सवाल होगा उसका जवाब देंगे। और विपक्ष के समय जब वो लोग सत्ता में रहे जी, उस वक्त क्या हुआ, आज क्या रहा, आज क्या हो रहा है, इन सब बातों को भी विधानसभा में रखेंगे जी। और जिस तरह के प्रयास ज्ञानचंद जी ने किए, जिनका नतीजा आज ये है कि हमें ई विधानसभा मिल रही है, पेपरलेस विधानसभा मिल रही है। अभी रवि जी बता ही रहे थे कि उसके लाभ क्या है। पैसे की बचत एक बहुत बड़ा लाभ है, पर्यावरण की बचत एक बहुत बड़ा लाभ है, काम में पारदर्शिता आएगी, तेजी आएगी और ये सब प्रदेश के हक में जाएगा, ये आप मान के चलो। ठीक है, अत्रे साहब मैं लौटता हूं आपके पास। सुभाष जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं आप कैसे देख रहे हैं एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर ई विधानसभा किया जाना, इसको आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां पर पहले से ई विधानसभा है, लेकिन हरियाणा में भी कुछ एक ऐसा प्रयास किया गया है जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित हो सकता है। दूसरा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो मुद्दे होंगे, सत्ता पक्ष किस तरीके से उसका जवाब देगा, विपक्ष कौन कौन से मुद्दे उठाएगा, वो तो आपने सुन ही लिया। कैसे देख रहे हैं सबको आप? पिछला जो बजट विधानसभा का जो सत्र था वो 2 मार्च से शुरू हुआ था और काफ़ी दिन चला, बजट भी पेश हुआ। अभी सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ, हमारे हरियाणा में ये बड़ी उपलब्धि होगी ई विधानसभा का जो ये सत्र जो शुरू होने जा रहा है 8 अगस्त से और ये 10 अगस्त तक चलने का है, जैसा कि हमें स्पीकर साहब ज्ञानचंद गुप्ता जी का मैंने सुना था। और इस बार इन्होंने बदलाव भी किया थोड़ा सा। पहले जो टाइमिंग जो इसमें होता था वो 10 से 2 और 2 से 6 दूसरी सीटिंग में, या 2:30 से 6:30 होता था। अब इन्होंने एक ही सीटिंग रखी है 6 घंटे की। और हाँ, जो इन्होंने बताया जो है इसमें 11 से 6 बजे तक का जो है, उसमें 1 घंटे का लंच इन्होंने रखा है।
अब ये तीन, अब वैसे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने एक सप्ताह का, वैसे उन्होंने डिमांड की थी भाई एक सप्ताह का सेशन होना चाहिए, परंतु लिस्ट ऑफ बिजनेस को देखते हुए इन्होंने फिर दे डिसाइडेड भाई 3 दिन इसमें चलेगा और 6 घंटे मतलब एक ही सिटिंग में होगा। अब टाइम बदल चुका है। जो पिछला जो विधानसभा का जो सत्र था, उसके बाद हमारे हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव भी हुआ, निकाय चुनाव भी हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है जो कांग्रेस जो इधर उधर बटी हुई थी, जहां पे गुटबाजी चल रही थी, उदय भान जी के 4 मई के बाद अपने जो है कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद इसमें नया जोश आया, और वो जोश हमने कल भी देखा। जो कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा जो है ना, इन्होंने एक जो है ना प्रदर्शन किया है महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर या अन्य मुद्दों को लेकर। अब इसमें नए मुद्दे भी आएंगे, अब धमकियां भी विधायकों को मिल रही हैं। हाँ जी, और ये इसलिए मैं ये कह सकता हूं भाई, ये जो इस बार का जो विधानसभा जो सत्र है, ये काफी हंगामेदार होने वाला है, काफी घमासान इसमें होगा। उधर से इनेलो भी तैयारी में है, इन्होंने अपने अपने प्रश्न भी भेजे हैं। सबसे बड़ी बात है भाजपा के भी कुछ विधायकों ने, चाहे अभय सिंह यादव जी हैं वहां पे उधर जो है साउथ हरियाणा से, उन्होंने भी जो है ना कुछ असहज प्रश्न भेजे हैं। और इसमें उधर से जेजेपी के जो है गौतम जी हैं, उन्होंने भी जो है ना इस तरह के प्रश्न पूछे हैं कि जो थोड़ा सा जवाब जो है ना सरकार सत्ता पक्ष में होते हुए भी जवाब देना मुश्किल हो सकता है। और बलराज कुंडू जी तो पहले से ही शोर मचाया हुआ है, वो तो विपक्ष में चल ही रहे हैं, और वो तो इस तरह के प्रश्न पूछते हैं जिसमें सरकार को सूझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये विधानसभा का जो सत्र है, हमें उम्मीद है बड़ी अच्छी चर्चा होगी और बड़ी जो है ना इससे जनता को फायदा होगा, और जनता के सारे जो प्रश्न है उनको टच किया जाएगा। और इसकी ट्रेनिंग तो दी हुई है। और कुछ हमारे जो विधायकगण है जिनको वोट नहीं डालना आता या वोट कैंसिल हो जाता इतना बड़ा राज्यसभा का चुनाव में, अब देखते हैं आज हाई टेक का जमाना है, इस टेक्नोलॉजी के टाइम में अब ये विधायक कितना वो प्रशिक्षण ले पाए। कभी ऐसा तो नहीं है जिस तरह से पहले वो प्रशिक्षण लेते रहे उदयपुर में और वहां पे बोर्ड भी कैंसिल हो रहा है, तो वो कितना वो मतलब उनको प्रशिक्षण दिया गया और कितना कामयाब होते हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। हरियाणा सरकार ने कई दिनों से जो है ना काफी लंबे समय से प्रयास भी किया जा रहा था, और अभी मैं ये भी देख रहा हूँ भाई 5.5 करोड़ के आसपास बचत होगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन वेद प्रकाश जी, अत्रे साहब तो कह रहे हैं कि भाई जो भी मुद्दे हैं आपके, हम उस पर चर्चा के लिए तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार चर्चा करेंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जब हम चर्चा की बात करें आप वॉकआउट कर जाएं, जो अक्सर होता है ऐसा। अमित जी, सबसे पहले तो मैं छोटा सा कमेंट अत्रे जी की बात पर करूंगा। हाँ बोलिए आप। उन्होंने कहा कि मैं ई विधानसभा का स्वागत भी कर रहा हूं, विपक्ष का चरित्र देखिए, सफलता और असफलता पर भी बात कर रहा हूं। मुझे लगता है वो सत्ता अहंकार में मेरी कही हुई बात को न समझना चाहते न जानना चाहते। मैंने स्वागत करते हुए कहा था कि क्योंकि ये ई सत्र पहला सत्र है और विधायक कितना समझ पाते हैं, कितना नहीं समझ पाते, कितना टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, उसकी सफलता और असफलता की मैंने बात कही थी। संदर्भ में बात को देखना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि भाई हम वॉकआउट कर जाते हैं, भाग जाते हैं। आप विधानसभा की कार्रवाई उठाकर देख लीजिए, जब सरकार से सवाल पूछे जाते हैं सरकार जवाब नहीं देती सही ढंग से, और जब विपक्ष बोलने का प्रयास करता है अध्यक्ष और सरकार मिलकर उनको पर्याप्त समय नहीं देते, तभी तो विवाद पैदा होता है। मैंने तो पहले ही कहा था कि विधानसभा सही ढंग से चले, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार का और विधानसभा अध्यक्ष का विपक्ष के प्रति रवैया क्या होता है। अगर विधानसभा अध्यक्ष का रवैया सकारात्मक और निष्पक्ष रहेगा और सरकार का रवैया अहंकार रहित होकर विपक्ष के हर सवालों का जवाब देने का होगा और विपक्ष को विश्वास में लेने का होगा, तो वॉकआउट करने का सवाल कहां खड़ा होता है। अब वॉकआउट करने का फायदा विपक्ष को नहीं होता। जब भी सदन में हंगामा होता है उसका फायदा हमेशा सत्ताधारी दल को होता है कि जो जनता के मुद्दे हैं, जनता की जो आवाज है, उसको जवाब देने से सरकार बच जाती है। इसलिए सरकार जानबूझकर अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा करती है कि जिससे विधानसभा में हंगामा हो।
अब हरियाणा की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। एक डीएसपी का अवैध खनन के अंदर हत्या हो चुकी है और भारी अवैध खनन हरियाणा में हो रहा है, अरबों रुपए की लूट हो रही है। सरकार कभी कहती है ये चोरी है, कभी कहती है अवैध खनन है, बेकारी चरम पर है। हालांकि मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने और नीति आयोग ने मिलकर एक एमओयू कर लिया और कह दिया 8% बेरोजगारी है, पर यही मुख्यमंत्री जी हमारे पहले कहते थे 5 से 6% बेरोजगारी है। नीति आयोग हरियाणा के संदर्भ में कहता था 13 से 14% बेरोजगारी है और जो केंद्रीय मंत्रालय है, श्रम मंत्रालय है, वो उसका आकलन था। ठीक है, मैं समझ गया। 15 से मतलब वेद प्रकाश जी आप ये कह रहे हैं कि सर मैं लास्ट बात कह, अच्छा बोलिए, आप बोलिए 15 से 16% बेरोजगारी है और सीएमआई कहता था 30% बेरोजगारी है। अब इन लोगों ने और 12 लाख लोगों ने सीओडी नौकरी में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तो इस तरह के बहुत मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे सरकार नहीं, मैं समझ गया वेद प्रकाश जी, जितना मैं आपकी बात से समझाऊं, मैं जितना भी आपकी बात से समझाऊं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इलीगल माइनिंग और बेरोजगारी के मुद्दे को आप जोर शोर से उठाने वाले मुद्दे और भी आपके पास जो आपने खुद गिनाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रमुख रूप से ये जो दो मुद्दे हैं इसको लेकर आप सरकार को घेरेंगे। अत्रे साहब तैयार हैं आप? जी देखिए, ऐसा है अमित भाई, पहले तो इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पे सवाल खड़ा कर दिया कि विधानसभा अध्यक्ष जो है वो पर्याप्त समय नहीं देते, जबकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शब्द दोहरा रहा हूँ जो उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के बारे में कहे थे कि हमने विधानसभा का सत्र इतना सुचारू रूप से चलता हुआ पहले नहीं देखा। ये उनके शब्द थे, लेकिन वेद प्रकाश जी कुछ और कह रहे हैं। चलिए मान लेते हैं वेद प्रकाश जी की बात को। वेद प्रकाश जी कहते हैं कि साहब हम कानून व्यवस्था पे बात करेंगे। आपने कानून व्यवस्था पे बात तो 3 सत्र मैंने खुद देखे हैं जिसपे बात की, लेकिन जैसे ही सरकार कानून व्यवस्था पे चर्चा करना शुरू करती है और आपके समय की कानून व्यवस्था और वर्तमान की कानून व्यवस्था के आंकड़े सदन में पेश करती है तो आप सदन से बाहर क्यों चले जाते हैं? ये कहते हैं साहब हम वॉकआउट नहीं करते। अब आपकी तो फितरत में, चाहे आप लोकसभा में चले जाओ चाहे आप विधानसभा में चले जाओ। और रही विधानसभा में पर्याप्त सम्मान देने की बात, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के 10 साल के कार्यकाल में को देखे, विशेष तौर पे कुलदीप शर्मा विधानसभा अध्यक्ष होते थे, साहब विपक्ष विधानसभा की बजाय बाहर बैठता था। बाहर जो है विधानसभा चलती थी, शैडो विधानसभा, क्योंकि विपक्ष को आते ही नेम करके बाहर निकाल दिया जाता था। ये देखा है आपने तो। लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में आप मुझे बता दीजिए कब पूरे के पूरे विपक्ष को नेम करके बाहर निकाला है? आप लोग करते रहे हैं ये काम। ठीक है। और जहां तक चर्चा से बचने की बात है, आपने देखिए कहा यहाँ पे माइनिंग, अभी मैं आज सुन रहा था जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक थे उन्होंने भी 1-2 बातें की। हालांकि उनका मानना ये है कि जब से उदय भान जी को अध्यक्ष बनाया है कांग्रेस एकजुट हो गया है। उन्होंने शायद वो कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर नहीं देखा जो अभी पंचकुला में हुआ था, जिसमें ना किरण चौधरी जी आई थी, ना इनके प्रभारी आए थे, ना रणदीप जी आए थे, ना कैप्टन अजय यादव जी आए। मतलब गुटबाजी कितने हद तक है ये तो इनका प्रशिक्षण शिविर बता रहा है। ठीक है साहब, मेरे पास समय की कमी है। सुभाष जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। सर हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और ये हम तो यही चाहते हैं भाई जो भी वहाँ पे जो प्रश्न उठाए जाएं उनका समाधान हो और जनता के जो हित हैं उसको सुरक्षित रखा जाए। और हमारे जो विधायकगण हैं बिल्कुल जोर से आज उनको फिर मौका मिल रहा है, और ये जल्दी जल्दी मौका नहीं मिलता, दे आर वेटिंग। 6 महीने बाद ही मौका मिल पाता है और वो भी लेट भी हो जाता है कई बार। तो ये आज बिल्कुल महंगाई, बेरोजगारी, धमकियां, अवैध खनन, मतलब हर तरह से मतलब प्रॉब्लम है। उधर से कोरोना की मार, हाँ जी, और अभी भी जो है हमारी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, वो मतलब उसी रास्ते पे नहीं चली जो है। बिल्कुल बेरोजगारी का रेट अभी बता रहे थे जो है ना, वो उसमें भी जो है ना वो कहते वो इतना होना चाहिए या इतना है। कल आरबीआई गवर्नर साहब ने भी बोला महंगाई है, तो इसका समाधान होगा, उम्मीद है हमें ये। और वेद प्रकाश जी आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन 8 अगस्त से ये सत्र शुरू हो रहा है, सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। इस पर नजर हमारी भी है, आप भी बनाए रखिएगा। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।